द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आपके जो विज्ञान विषय है उसके टोटल 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आप एक्सीड पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। तो यदि आप प्रश्नों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने विज्ञान के 50 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो हमारा जो पहला प्रश्न है ये विज्ञान के जो प्रश्न है 51 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें आपको 4 कथन दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा कथन सही है। इसमें एक से ज़्यादा भी कथन सही हो सकते हैं। विकल्पों को अभी हम बाद में देखेंगे। ये सारे जो हैं 1 2 3 4 कथन ये को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए इसमें जो दूसरे नंबर का लिखा है और जो तीसरे नंबर का लिखा है ये हमारा सही है, बाकी पहला और चौथा हमारा गलत है। तो पहले यानी कि 51 नंबर के प्रश्न में हमारा जो विकल्प होगा वो विकल्प सी होगा, दूसरा और तीसरा सही और बाकी के सारे गलत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमें फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा समय इसमें अपना खर्च नहीं करना है। अब आगे यहाँ पर आप लोग क्या बनने वाले हैं, 60,000 का वेतन पाने वाला अध्यापक आप बनने वाले हैं। 4600 पे ग्रेड की आपकी नौकरी है। यानी कि जब विज्ञान के आप शिक्षक बनेंगे तो 2-4 प्रश्न आपको विज्ञान शिक्षण से भी संबंधित आ सकते हैं। वैसे ये सिलेबस में नहीं लिखा गया है और इसके आने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन एक्सीड पब्लिकेशन में 2-3 प्रश्न जो है विज्ञान शिक्षण से भी संबंधित हैं। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है कभी आ जाए। तो आप प्रोसेस जानते रहिए किस प्रकार से आपको इन्हें सॉल्व करना है। जैसे कि 52 नंबर में लिखा गया है 2-4 प्रश्न आपको मिलेंगे विज्ञान शिक्षण के इस प्रैक्टिस सेट में। सिलेबस में है ये नहीं है तो इसके आने की संभावना ना के बराबर है। चाहे तो आप 2-3 मिनट वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं या फिर देखना हो तो देख लीजिए। अध्यापक द्वारा विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में जो कक्षा 8 के बच्चे हैं के बच्चों को यह दिखाया गया कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले लकड़ी के टुकड़े तथा इसके समान द्रव्यमान वाले लोहे के टुकड़े को वायु से पानी में लाया गया तथा भार को मापा गया। इस संदर्भ में बच्चों से प्रश्न किया गया जिसका सही कथन क्या है, यही आपको बताना है। तो देखिए भैया इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कौन सा कथन सही होना चाहिए। ऐसा प्रयोग अगर आप प्रैक्टिकल करके बच्चों को दिखाते हैं कक्षा 8 के बच्चों को तो आपका कौन सा कथन सही होना चाहिए ये आपको बताना है। तो 52 नंबर में आपका डी वाला सही रहेगा। प्रत्येक का भार 1 किलोग्राम से अधिक होगा किंतु लोहे के टुकड़े का भार लकड़ी के टुकड़े से कम होगा। विकल्प डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। 53 नंबर का जो प्रश्न है वो भी शिक्षण से ही संबंधित है। एक शिक्षिका ने कक्षा में बच्चों को यह बताया कि बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। शिक्षिका के इस वाक्य प्रकरण का सही कारण क्या है। यानी कि जो अध्यापक था, जो टीचर थी, वो क्या समझाना चाह रही थी। तो 53 नंबर में क्या सही होना चाहिए, बादल पृथ्वी पर हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। यानी कि जो पृथ्वी ऊर्जा उत्सर्जित करती है, विकिरण को उत्सर्जित करती है, विकिरण को वापस भेजती है वायुमंडल में, बादल उसे रोक लेता है। ये यही चीज़ जो है अध्यापिका समझाना चाह रही थी। पहला वाला विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न भी शिक्षण से ही संबंधित है, कन्फ्यूज मत होइए, 2-4 प्रश्न पढ़ लीजिए। आगे आपको विज्ञान के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिलने वाले हैं, वीडियो लेक्चर छोड़ के मत जाइए। विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि लाने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से कौन सी विधियां नहीं अपनाई जानी चाहिए। तो कौन सी विधि जो है शिक्षिका नहीं अपना सकता है। 54 नंबर में हमें क्या करना है, इसमें नहीं करने वाली चीज़ें हैं, कठिन कठिन डिज़ाइन बनवानी चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए, बाकी हम सभी काम कर सकते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जिनमें, ये आपको बताना है, धातु किस प्रकार के तत्व होते हैं, उनमें क्या विशेषता होती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा सही रहेगा। धातु वे तत्व होते हैं जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। विकल्प डी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। विकल्पों को फटाफट आप पढ़िए और फटाफट इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। आप चाहें तो अपने मन में भी आंसर को दोहरा सकते हैं। अगर लाइव देख रहे हैं तो भैया लाइव चैट में आंसर जरूर लिखिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है किंतु उनमें से बहुत सी वायुमंडल के निचली भाग में नहीं रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, यही आपको बताना है।
अच्छा, इसमें से एक से ज़्यादा कथन आपके सही हो सकते हैं। ये 3 कथन हैं, तीनों में से एक से ज़्यादा कथन आपके सही हो सकते हैं। तो कौन सा सही होगा यही आपको बताना है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, विकल्पों को भी देख लेते हैं। तो 56 नंबर में आपका क्या सही रहेगा? ये जो दूसरा वाला कथन है, समुद्रों में पादवल्प प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। यही इसका कारण है कि जो शैवाल्स होती हैं समुद्र में, वो प्रकाश संश्लेषण कर लेती हैं, यानी कि आपका दूसरा सही, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। चलिए भैया, दिक्कत वाला एक और क्वेश्चन बचा है। दिक्कत वाला मतलब किस प्रकार का? जो आपका शिक्षण से संबंधित है। उसके बाद अपने मेन टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। एक शिक्षिका जो है वो कक्षा 6 के बच्चों को बल द्वारा किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है, इस प्रोसेस को समझाने के लिए निम्न गतिविधियां करती है। क्या क्या करती है वो भैया? पहले गुथी हुई मिट्टी को हाथों में गोलियां और बेलन बनाती है। फिर एल्युमिनियम के तार को मोड़कर उसका आकार बदलती है। और संकल्पनाओं को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझाया गया और चलचित्रों का सहारा लिया गया। ये प्रोसेस अध्यापिका ने किया है। अब ऐसा क्यों किया है ये आपको बताना है ABCD विकल्प में। क्योंकि यहाँ पर बच्चों को व्यावहारिक रूप से बल की संकल्पना को बताना चाहती थी। विकल्प डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अब अपने विज्ञान के ओरिजिनल प्रश्नों पर चलते हैं। ये 2-4 प्रश्न हम लोगों ने शिक्षण से संबंधित कर लिए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, ये आपके पेपर में आने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने ओरिजिनल प्रश्न पर। 58 नंबर से निम्न में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो ऊष्मा का सबसे बुरा ऊष्मा चालक कौन सा है इन दिए गए विकल्पों में से? तो 58 नंबर में आपका क्या सही रहेगा? आपका सीसा सही रहेगा। विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगें क्या होती हैं? तो जो हाइगेंस महोदय थे उनके अनुसार प्रकाश जो तरंगे होते हैं यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। पहला वाला विकल्प हमारा यहाँ पर सही रहेगा। 60 नंबर पर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का भार 98 न्यूटन है और गुरुत्व जनित जो त्वरण है उसमें त्वरण का मान है 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। W बराबर क्या होता है? W मतलब भार, W बराबर होता है mg, m फॉर द्रव्यमान, g फॉर त्वरण और W फॉर वेट या भार। तो सबका मान दिया, W का मान 98 दिया है, g का मान 9.8 दिया है, ये m का मान निकालना है। m का मान आप इस फार्मूले सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 किलोग्राम आ जाएगा। आप कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए और जो इस न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करते रहिए। 10 किलोग्राम विकल्प सी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। 61 नंबर चलते हैं। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच में जो कोण होता है वो कितने का होता है? तो 61 नंबर में जो कोण होता है दोनों के बीच में वो 90 अंश का कोण होता है। विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा 61 नंबर के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसको ध्यान से आप पढ़िए। पृथ्वी के केंद्र से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता 2.5 कितना है न्यूटन प्रति किलोग्राम हो। ठीक है, उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव की गणना करना। हमें वास्तव में गुरुत्वीय विभव निकालना है, पहले दूरी निकालना है फिर विभव निकालना। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है ये विभव का दिया गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे? सॉल्व आपको करना है, हम सिर्फ फार्मूला ही बता रहे हैं। तो भैया जो यहाँ पर आप लोग जानते हैं जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है आई बराबर क्या होता है? आई बराबर हाँ, आई बराबर होता है GR, कैपिटल आर है, अपॉन आर स्क्वायर। आर जो होती है उस वस्तु से पृथ्वी की दूरी होती है, या कैपिटल आर त्रिज्या है, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण इसमें, और आई होता है हमारा, आई क्या होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ये दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 न्यूटन ये दिया गया है, ये त्रिज्या का मान ये दिया है। सारा मान इसमें रखेंगे तो स्मॉल आर का मान निकल आएगा। अब स्मॉल आर का मान जब यहाँ से आप निकालेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा? दूरी, हाँ ठीक है। चलिए स्मॉल आर का मान आप लोग निकाल लीजिएगा इस फार्मूले से। यहाँ पर हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जगह भी नहीं है। और अब आपको निकालना है विभव। विभव का फार्मूला निकालना है, तो विभव बराबर होता है माइनस आई और इंटू आर। आर का मान उस फार्मूले से, पहले वाले फार्मूले से आपने निकालना है। अब ये जो विभव, ये वाला विभव आपके परीक्षा में पूछ रहा है, उसका फार्मूला होता है आई इंटू आर। आई का मान दिया है 2.5, आर का मान आप निकाल चुके हैं, इसको रख दीजिएगा। तो गुरुत्वीय विभव जो आपसे पूछ रहा है उसका आंसर आ जाएगा कितना? ये पहला वाला विकल्प माइनस के 3.2 इंटू 10⁻⁷ जूल प्रति किलोग्राम। भैया सॉल्व आपको करना है, कॉपी पेन लेके सॉल्व करते रहिए। यहाँ पर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ 2-4 प्रश्न आपके कठिन तो मिलेंगे ही पेपर में, जो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं 63 नंबर पर। एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है। यानी समतल दर्पण से का मतलब समतल दर्पण से दूर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है वो क्या है? तो यानी कि जो अगर जो दर्पण है उसमें वो किस स्पीड से भाग रहा है, तो दर्पण में की जो स्पीड होती है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी जो स्पीड होती है वो डबल होती है। तो डबल होगी तो कितना हो जाएगा? 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर के प्रश्न पर। एक कार पहले 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। तो पहले कितना जाना है? 30 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों से आप समय निकाल लीजिएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा? दूसरी कंडीशन में जाना कितना है? 30 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों कंडीशन से आप दूसरा वाला समय निकाल लीजिएगा। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल के लिए फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी। कुल दूरी कितना है? पहले कंडीशन में 30 और दूसरे कंडीशन में 30। कुल दूरी हो गया आपका 30 30 60 और बटे कुल समय। कुल समय आप निकाल चुके हैं, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन वाला समय दोनों जोड़ दीजिएगा तो कुल समय आ जाएगा। तो कुल दूरी बटे कुल समय कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अगर आपको गणित थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से आती है तो इसमें आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला? देखिए भैया, यहाँ पर पहले कंडीशन की और दूसरे कंडीशन की दूरियाँ बराबर हैं। तो अगर गणित आपको अच्छे से फार्मूला पता है तो ये वाला औसत दूरी का फार्मूला लगा सकते हैं। 2x/x + y, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं जब दूरियां बराबर होती हैं। जहां x क्या है? पहली चाल। y क्या है? दूसरी चाल। पहली चाल कितना है? 40। दूसरी चाल की चाल कितनी है? स्पीड कितनी है? 20। तो x का मान 40, y का मान 20 इस फार्मूले में रख दीजिएगा, आपका औसत चाल निकल आएगा। कहने का मतलब ये है कि औसत चाल निकालने के बहुत सारे फार्मूले हैं, आप कोई भी फार्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो 64 नंबर के प्रश्न के लिए हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? जब आप इस पूरे कार्यक्रम को सॉल्व करेंगे यानी पूरी प्रोसेस को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर विकल्प बी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दो तरीके आपको बता दिए इस वाले सवाल को सॉल्व करने के, चाहे पहले प्रोसेस से करिए चाहे दूसरे प्रोसेस से करिए, आपका आंसर आना चाहिए। अब भैया आगे बढ़ना है और आवेग का विमीय सूत्र बताना है। तो बताइए भैया, आवेग का विमीय सूत्र क्या होगा? mL/t-1, ये हमारा विमीय सूत्र होगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आंसर देना है, कोई डिस्कशन नहीं करना है। क्लियर? आप परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बता है, ये आपकी दम और आपकी औकात की बात है कि आप लोगों ने पिछले 7-8 महीने से क्या पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल में पेपर होने वाला था, अप्रैल में टल के अब इतना समय आपको मिल गया, अब भी आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी तो दिक्कत है। 66 नंबर पर चलते हैं। एक गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग तथा एक समान मंदन से 5 सेकंड, ये 5 सेकंड टाइम दिया गया है, विरामावस्था में आ जाती है। गाड़ी द्वारा इस 5 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा मंदन। जब मंदन निकाल लेंगे तब हम निकालेंगे दूरी। ये समय टी का मान कितना है? 5 और प्रारंभिक वेग, ये है हमारा प्रारंभिक वेग, तो यू का मान कितना है? 20। तो फार्मूला कौन सा होता है? फार्मूला हम सभी लोग जानते हैं, फार्मूला v बराबर u प्लस ए टी, ये वाला फार्मूला लगाना है, v बराबर u प्लस ए टी। अंत में विरामावस्था में आ जाता है, यानी कि इस v का मान कितना हो जाएगा? v का मान 0 हो जाएगा। u का मान 20 दिया गया है, t का मान 5 दिया गया है। जब यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a का मान जो मंदन है, a का मान क्या है? मंदन है, तो a का मान कितना आएगा? आपका निकलेगा -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये निकल के आएगा। ए का मान आपको निकल के आएगा उस वाले फार्मूले को जब सॉल्व करेंगे। लेकिन हम ए का मान नहीं निकालना, हमें क्या निकालना भैया? दूरी। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है? एस बराबर यू टी और प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर u प्रारंभिक वेग है जो कि 20 दिया गया है, t 5 सेकंड है, 1/2। a का मान आप -4 निकाल चुके हैं, t का मान 5 है। इस पूरे प्रोसेस को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए? इसमें जो सबसे अच्छी गिनती लिखी है 50, वही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला बता दिया है, बाकी के आप सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई तना हुआ तार है तो उसमें ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है? तो आप में सिर्फ इसमें फार्मूला बताना है। तो फार्मूला इसमें बी वाला हमारा सही होगा। ऊर्जा का जो फार्मूला होगा 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, ये फार्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी विलयन का तापमान बढ़ाने पर विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भैया बताइए भैया, विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
68 नंबर में जो विलेयता होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। कोलाइड जो विलयन में विलेय के कणों का आकार क्या होता है? तो कोलाइड विलयन में जो विलेय के कणों का आकार होता है वो 10⁻⁹ से 10⁻7 के बीच में होता है, यानी कि पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। आप जो है विकल्पों को ध्यान से फटाफट पढ़ते रहिए, हम यहाँ पर सिर्फ आंसर ही बता रहे हैं, ठीक है। 70 नंबर पे चलते हैं, एक मिनट। पायस किस प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है? तो पायस के बारे में पूछ रहा है, ये किस प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है? तो ये द्रव का कोलाइडी विलयन होता है, विकल्प बी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। 71 नंबर चलते हैं। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है? वो 8 हो सकती है, विकल्प बी हमारे यहाँ पर सही रहेगा। आपको बताना है कि H2O के बारे में तो सब लोग जानते हैं, इसमें कौन सा बंध पाया जाता है? तो H2O में एक सहसंयोजक बंध पाया जाता है, विकल्प सी हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार कौन सा होता है, यानी किस चीज़ का जो भार होता है वो हमारे शरीर में अधिकतम होता है? तो 73 नंबर में सबसे जो भारी होता है हमारे शरीर में वो जल होता है। हम लोग पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, हमारा शरीर का अधिकांश भाग जल से ही बना हुआ है। 73 का डी वाला पार्ट हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किस तकनीक से हम लोग ये उसकी पैतृकता को जांच सकते हैं? ठीक है, सबको पता है डीएनए अंगुली छाप जो तकनीक होती है उससे हम उसकी पैतृकता का पता चलता है। आगे एक बच्चों वाला प्रश्न है। जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो रंग होता है वो लाल होता है, और आपको बताना है ये लाल क्यों होता है। तो सबको पता है लाल इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो हीम नाम का इसमें मतलब तत्व होता है वो लाल कलर का होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है और हीम एक लाल वर्णक होता है। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर पर। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः किसकी बनी होती हैं? सॉरी, बनी नहीं होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, यहाँ पर ये पूछा जाना चाहिए। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं भैया, उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे जो छोटी अस्थि है उसका नाम है स्टेपीज, विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 78 नंबर में आपको मिलाना है जोड़ा, तो हम लोग पहले मिलाएंगे जोड़ा और बाद में देखेंगे विकल्पों को। तो 78 नंबर में चलिए जोड़ा मिलाते हैं। हड्डियों में जो यौगिक होता है वो कौन सा होता है? हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, यानी कि कहाँ जाएगा भैया, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। सिरका में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? सबको पता है एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। दूध का जो खट्टा होता है वो किस कारण होता है? क्योंकि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और फलों को पकाने वाली गैस कौन सी होती है? एथिलीन होती है। एसिटिलीन से भी फलों को पकाते हैं, लेकिन यहाँ पर एथिलीन ही विकल्प में दिया गया है। तो 4 3 1 2 हमारा क्रम बन रहा है, और 4 3 1 2 कहाँ पर है? 4 3 1 2 आपके विकल्प डी में है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है। सॉरी, मूत्र से सॉरी एक मिनट कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। जो वृक्क होता है, वृक्क मतलब किडनी में मूत्र की मात्रा का जो निस्तारण होता है उसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? तो कौन सा होता है भैया? एडीएच हार्मोन्स होता है, विकल्प डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। 80 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? कौन सा कीट वर्ग में नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो कीट वर्ग में जो मकड़ी है वो नहीं आती है, विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही है। 81 नंबर में भी आपको जोड़ा ही मिलाना है, तो चलिए 81 नंबर में जोड़ा मिलाते हैं। एक तरफ बीमारियों के नाम है, एक तरफ वो किसको प्रभावित करते हैं इसका नाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीफेलाइटिस ये जो बीमारी है ये कहाँ होती है, किसको प्रभावित करती है? एक मिनट, सॉरी, हाँ अब भैया आगे बढ़ते हैं। ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है, दूसरे नंबर पर जाएगा। और फाइलेरिया किसको प्रभावित करता है? लसिका को प्रभावित करता है। और ल्यूकीमिया जाएगा आपका अस्थि मज्जा पर, और मलेरिया जाएगा रक्त कोशिकाओं पर। तो कुल मिला के 2 3 4 1 का क्रम बन रहा है। तो 2 3 4 1 आपका विकल्प डी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर पर।
निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? तो प्रतिरोधक क्षमता कौन विकसित करता भैया? तो ये काम किसका है? तो प्रतिरोधक क्षमता वाला जो काम है वो एंटीबॉडी का है, यानी कि आपका विकल्प भी सही रहेगा। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? तो 83 नंबर में भी आपका डीडीटी बिल्कुल सही रहेगा। 84 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? 84 नंबर में हिपेटाइटिस वी का जो रोग होता है वो आपका वायरस के रोग होता है। विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखा गया है कि यदि कोई वर्णांध व्यक्ति हो, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंड के नाम से जानते हैं, पुरुष हो, इसका विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है। इस सामान्य स्त्री के जो माता पिता हैं उनकी दृष्टि भी सामान्य थी, तो उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांधता होने की संभावना है? तो कितने प्रतिशत उनके बच्चे वर्णांध हो सकते हैं? टोटल 50%, क्योंकि एक व्यक्ति कलर ब्लाइंड है, दूसरा जो व्यक्ति है यानी कि दूसरी स्त्री है तो वो बिल्कुल सामान्य है। तो जो वर्णांध होने की संभावना है बच्चों में वो 50% यानी कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? ये देखिए इसमें हाईलाइट पहले से ही किया गया है। आइसोलेट्स ऑफ हैंगरलैंड्स द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो पेशीय थकान के लिए उत्तरदायी कौन होता है? वो लैक्टिक अम्ल होता है। विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही है। फटाफट आंसर बताते जाइए, कोई इसमें दिक्कत नहीं करना है। जल्दी से अपने 50 प्रश्नों को हम लोग खत्म करते हैं। लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है भैया इस प्रश्न का आंसर 88 नंबर में? तो यूजिनॉल, इसको हम लोग यूजिनॉल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कौन सा इसमें कार्बन का अपरूप नहीं है? तो यहाँ पर जो जिसके साथ में कार्बन लगा है वही कार्बन का अपरूप नहीं, यानी कि ऑक्सो कार्बन। आगे बढ़ते हैं। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? तो लाल स्याही किससे बनाई जाती है भैया? लाल स्याही इओसिन से बनाई जाती है। विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो जैव निम्नीकरण कौन सा है? 91 नंबर में रबड़ आपका विकल्प सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर पर कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिल रहे होंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो 2 4 5 प्रश्न के लिए तैयार रहिएगा। आपकी परीक्षा में भी ऐसा ही होने वाला है। निम्न में से किस में कार्बन नहीं होता है? तो इन 4 विकल्पों में से किस में कार्बन नहीं पाया जाता है? 92 नंबर में बलुआ पत्थर आपका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का क्या कारण होता है? तो जो लकड़ी होती हैं वो नमी को अवशोषित कर लेती हैं, यानी अंतः शोषण। विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। स्वचालित वाहन निर्यातक का सर्वाधिक आविषाणु धातु प्रदूषक है। अब देखिए इसमें कहने का मतलब है कि जो स्वचालित वाहन होते हैं उसमें जो ऐसी कौन सी धातु होती है जो प्रदूषण उत्पन्न करती है, तो उस धातु का नाम है लैड। विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। भार के अनुसार पानी यानी कि H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो हाइड्रोजन की जो प्रतिशतता होती है वो 11.11% होती है। विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। 96 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो 96 नंबर में नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, यानी कि विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकृति का होता है? ये होता है गंधहीन होता है। विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। आकाश नीला दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है यही आपको बताना है। क्योंकि नीले रंग का जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, यानी कि वो फैलता ज़्यादा है, यानी कि विकल्प ए हमारा यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख में कौन सा रोग हो जाता है? तो लेंस के अपारदर्शी होने पर जो आँख का जो रोग होता है वो निकट दृष्टि दोष होता है। पहला वाला विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। और बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। प्रतिबिंब आभासी होने पर एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूर पर वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना प्रतिबिंब बने?
तो 10वें प्रश्न में आप फार्मूला लगा के आंसर निकाल लीजिएगा। फोकस दूरी का और प्रतिबिंब का जो फार्मूला होता है उसको यहाँ फिट करिएगा और इसका आंसर निकालिएगा। तो आंसर जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 10वें नंबर में आपका 8 सेंटीमीटर हमारा विकल्प सही रहेगा, यानी कि बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। फार्मूला लगा के आंसर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम लोगों ने विज्ञान विषय के 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन टोटल 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टैट की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी टैट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम लोग भी धीरे धीरे करके एक बड़ा यूट्यूब चैनल बन सकते हैं। इस आपके जूनियर शिक्षक भर्ती के बाद हम लोग सुपर टैट की ही तैयारी कराने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।